हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई एम राधा कश्यप, योर बायोलॉजी मेंटर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल के ऊपर नीट के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, बट ये थोड़ा सा ना आज का जो हमारा रहेगा थोड़ा सा सेपरेट है। एक्चुअली इसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकल के अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स जो है वो शेयर करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ी सी चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो नोट्स हैं, अगर आपको वैसे तो यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल होंगे, बट अगर ड्यू टू सम रीज़न विजिबल नहीं हो पा रहे हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दूंगी। आप वहाँ पर जाकर के उसको क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। और वहाँ पे मैं आपको इसकी एक पीडीएफ अलग से सेपरेटली क्या करा दूंगी, प्रोवाइड करवा दूंगी, राइट। ये जो नोट्स हैं एक्चुअली मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, और ये मैंने अपने लैब ड्यूरेशन के टाइम पे बनाए हुए हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस कॉलेज से मैंने अपनी बीएससी की हुई है, और वहाँ पर जो बहुत ही एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनकी गाइडेंस के अंडर जो मैंने ये फाइल बनाई हुई है, उससे आज मैं आपको एक लैब का पूरा एक प्रैक्टिकल सेशन जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन में उसको लिखवाने वाली हूँ। क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। आप अगर ये नोट्स फॉलो कर रहे हैं तो बिलीव मी, आप कहीं के भी हो, मतलब लाइक आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंडर हो, आपको ये प्रैक्टिकल जो है इसी तरीके से अगर आप लिख के आते हो तो आपको कोई भी आपके मार्क्स नहीं काटेगा। रीज़न क्योंकि ये आपके टॉप नॉच कॉलेज से लिए गए नोट्स हैं, वहाँ पे मैंने ये बनाए हुए हैं। और आप देख भी सकते हो, ये जो फाइल है ये फाइल सेपरेटली प्रोवाइड करवाई जाती है बाय द मिरांडा हाउस कॉलेज। तो यहाँ पे आप उसका लोगो भी देख सकते हैं। ये मेरा बीएससी ऑनर्स थर्ड ईयर का जो कोर्स था, उसमें प्रैक्टिकल जो चल रहे थे हमारे, वहाँ पे बनवाए गए हैं। एंड देर आर लाइक सम टीचर्स जो नाम उनके हैं, मैम का नाम है रेखा मैम, उनकी गाइडेंस के अंडर, एक सिमरनजीत मैम थे तो उनकी गाइडेंस के अंडर मैंने ये सारा काम किया हुआ है। तो आप यहाँ पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट देखोगे। अगर आप और भी एक्सपेरिमेंट चाहते हो, उनके नोट्स चाहते हो ताकि आप अपनी फाइल को प्रिपेयर कर सको, तो आप मुझे ना एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज मैं आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करवाऊंगी, आइसोलेशन ऑफ द जीनोमिक डीएनए फ्रॉम इकोलाई DH5 अल्फा सेल। ठीक है, ये नोट्स मेरे थोड़े से पुराने हैं तो आई डोंट नो अपडेटेड वर्जन क्या है, बट अगर आप कोई अपडेटेड वर्जन पे प्रैक्टिकल फाइल के नोट्स चाहते हैं तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूंगी कि उस पर आपको नोट्स बना करके दे सकूं। बाकी उस टाइम पे हमारे ना 10 एक्सपेरिमेंट होते थे, तो वो सारे के सारे मैंने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप मेरी पूरी फाइल देख सकते हैं, ये वाली। आज का जो मैं एक्सपेरिमेंट कराऊंगी, और हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, पूरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप पूरे यूट्यूब पर अगर आप देखते हो तो वहाँ पे आपको ना प्रैक्टिकली दिख जाएगा कि कैसे आप हैंडलिंग कर रहे हो लैब के अंदर, कैसे कैसे माइक्रोपेपेट उठा करके आप आइसोलेशन कर रहे हो, या देयर आर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जो आप परफॉर्म करते हो प्रैक्टिकली, राइट, वो दिख जाएगा। बट बहुत ही रेयर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या लिखना होता है। ठीक है, फॉन्ट साइज छोटा रहेगा क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ही थी उस टाइम पे, फाइल की रिक्वायरमेंट ही ऐसी थी, तो हमें फॉन्ट साइज छोटा लिखना पड़ा। बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे आज समझाने वाली हूँ। ठीक है, आप बस मेरी वॉइस पे ध्यान दीजिएगा, बाकी चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, सबसे पहले जब आप कुछ भी लिखते हो ना, तो आई डोंट नो आपको विजिबल है या नहीं, बट मैं इसको 2 पे करके दिखाती हूँ। स्विच करते रहेंगे हम 2 पे और 1 पे, तो एक बार देखते हैं। ओके, आई थिंक अभी विजिबल है आपके लिए। तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया हुआ है करीबन लाइक उस टाइम पे जब हम कर रहे थे, तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट का एम जो था दैट इज आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए फ्रॉम इकोलाई DH5 अल्फा सेल। देखो, मैं बहुत सारी चीज़ें तो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, रीज़न क्योंकि मैं सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन लिखवा रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से ढूंढ के देखनी होगी, बट मैं उनका हल्की जो चीज़ें हैं ना वो बताती चलूंगी। जैसे देखो, आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए अगर आप कर रहे हो फ्रॉम इकोलाई DH5 अल्फा सेल। इकोलाई बैक्टीरिया होता है, प्रोकैरियोट है। DH5 अल्फा क्या है? इट इज द स्ट्रेन ऑफ इकोलाई विच इज नॉन पैथोजेनिक। अगर आप इस स्ट्रेन की बात कर रहे हो तो इट इज नॉन पैथोजेनिक। ये स्ट्रेन ऐसा होता है जिससे किसी को कोई खतरा नहीं होता। बैक्टीरिया ज्यादातर आपके क्या कॉज करते हैं? ये ज़्यादातर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, बहुत सारी बीमारियां कॉज करते हैं। बट DH5 अल्फा स्ट्रेन जो है इकोलाई का, इट इज़ नॉन पैथोजेनिक, क्योंकि इसमें से बहुत सारी म्यूटेशन कर दी गई हैं इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर। बहुत सारी डिफरेंट म्यूटेशंस कर दी गई हैं जिनकी वजह से अब ये नॉन पैथोजेनिक है, राइट। मटेरियल, हमें सेकंड पॉइंट हम लिखते हैं हमेशा जब भी आप किसी एक्सपेरिमेंट को लिख रहे हो तो एक्सपेरिमेंट का नंबर लिखिएगा, फिर आप उसमें एम लिखिएगा, फिर आपको क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है हम उनकी बात करेंगे। तो मटेरियल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, एक तो हमें बायोलॉजिकल सैंपल चाहिए होगा। कौन सा सैंपल चाहिए होगा?
ओवरनाइट ग्रोन कल्चर ऑफ इकोलाई DH5 अल्फा सेल। आप बैक्टीरिया ले लीजिए और पैट्री प्लेट पे उनको ग्रो करवा दीजिए। कौन से बैक्टीरिया आप लोगे? इकोलाई लोगे और DH5 अल्फा स्ट्रेन लोगे। उसको जब आप कल्चर प्लेट आई होप आपको बनानी आती होगी, एक पैट्री डिश होती है, उसमें हम अगार अगार मीडिया डाल देते हैं और उसके ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो करा देते हैं ताकि कॉलोनीज फॉर्म हो जाए। फिर आप उसको एक पूरी रात रखिए ताकि आपको एक बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल जाए अपने बैक्टीरियल सेल्स की। फिर आप उस कल्चर को यूज कर सकते हो एज अ बायोलॉजिकल सैंपल। उसके अलावा हम केमिकली क्या क्या यूज करेंगे? हम एक मीडिया यूज करते हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस है जब आप लैब में काम करोगे, जिसको आप बोलते हो LB मीडिया, ल्यूटिनाई बर्टीनी मीडिया इसको बोला जाता है, साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रखा गया है। उसके अलावा हमें GTE मिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, 1% SDS रिक्वायर्ड है, 10 मिलीमोलर NaCl रिक्वायर्ड होगा, आइसोप्रोपिनोल और MQ वाटर विच इज अ डी आयनाइज्ड वाटर, ये हमें सेपरेटली रिक्वायर्ड होते हैं। डी आयनाइज्ड वाटर की हमें जरूरत होती है। ETBR इथीडियम ब्रोमाइड विच इज अ डाई, ये हमें जरूरत है। TBE बफर की जरूरत है, एगारोज जेल की जरूरत है, ब्रोमोफिनोल ब्लू डाई जो हमें ट्रैकिंग करने में हेल्प करेगी उसकी रिक्वायरमेंट है। एंड व्हाट आर द इक्विपमेंट्स वी रिक्वायर्ड? ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव एक ऐसा इक्विपमेंट होता है बेटा जो बेसिकली ऑटोक्लेव एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो हमें चीज़ों को स्टरलाइज करने में हेल्प करता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई बहुत ही आप कोई वेसल यूज कर रहे हो, कोई ट्यूब यूज कर रहे हो, टेस्ट ट्यूब यूज कर रहे हो, कोई फ्लास्क यूज कर रहे हो, तो आप उसको ना गंदा यूज नहीं कर सकते, आपको उसको प्रॉपरली क्लीन करना होगा। उसके लिए हम ऑटोक्लेव की हमें ज़रूरत होती है। इट इज़ लाइक अ प्रेशर कुकर। इसके अंदर आप बहुत ही हॉट टेम्परेचर पे सारे के सारे अपने वेसल्स को डाल देते हो। फिर उसमें से क्या होता है कि जो हाई टेम्परेचर होता है ना, उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है, जो पैथोजेंस है, उन सबकी डेथ हो जाती है और आपका जो इक्विपमेंट होगा वो प्रॉपरली क्या हो जाता है? क्लीन हो जाता है। उसके अलावा हमें सेंट्रीफ्यूज की रिक्वायरमेंट होती है। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है कि जब आप अपने सैंपल को बहुत ही हाई स्पीड पे रोटेट करते हो तो यहाँ पे एक सेडिमेंटेशन का प्रिंसिपल लगता है, जिसकी वजह से जो हैवी चीज़ें होती हैं सैंपल में वो नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं और जो लाइट चीज़ें होती हैं वो सुपरनेटेंट की फॉर्म में आपको अपने एपेंड्रॉफ ट्यूब या सैंपल ट्यूब में क्या होती है? ऊपर की तरफ मिल जाती है, जो सुपरनेटेंट होता है उसके अंदर है ना, लाइट चीज़ें। उसके अलावा थर्ड इक्विपमेंट की जो हमें ज़रूरत है दैट इज़ UV ट्रांस इल्यूमिनेटर, रेडिएशंस के लिए, ताकि हम बैंड को देख सकें, जो हम DNA अलग करेंगे उसके बैंड को देख सकें। एक बात और याद रखिएगा, इकोलाई DH5 अल्फा स्ट्रेन जो आप देख रहे हो ना, इसका हम जीनोमिक DNA क्या करेंगे बेटा? आइसोलेट करेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लाज्मिड DNA। आपको पता है कि कोई भी बैक्टीरिया होता है उसके पास प्रोबेबिलिटी होती है कि जीनोमिक DNA के अलावा प्लाज्मिड DNA भी होगा, बट यहाँ पे हमारा जो एम है दैट इज अबाउट द मेन DNA, जो क्रोमोसोमल DNA होता है बैक्टीरिया का, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, थ्योरी की बात करते हैं। तो थ्योरी बेसिकली सबसे पहले याद रखना कि इकोलाई के बारे में आप बात करोगे। आई होप आपको दिख भी रहा होगा ना, मुझे नहीं पता 1x पे करूँ या 2x पे करूँ, बट स्टिल बेटर है आप एक बार चेक कर लेना थोड़ा सा। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं चीज़ों को 1x पे ये एक्सपेरिमेंट है, थ्योरी आपको दिख रही है यहाँ पे। उसके अलावा मैंने इक्विपमेंट की बात की और मैंने केमिकल्स की बात की है। अभी मैं थोड़ा सा थ्योरी की बात करूँगी। ठीक है, थ्योरी की बात करते हैं, चलिए। ओके, तो अभी हम थ्योरी की बात करते हैं। पहली बात करेंगे कि इकोलाई क्या होता है। इकोलाई एक बैक्टीरिया है, उसके बारे में बात की गई है। तो एक मिनट, इकोलाई इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, रोड शेप बैक्टीरिया है। दैट इज अ नॉर्मल इनहेबिटेंट ऑफ द लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ द वार्म ब्लडेड एनिमल। जो ह्यूमन होते हैं वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, और हमारी जो इंटेस्टाइन और स्टमक जो ट्रैक्ट है, यानी कि जो आहार नली है, उसके अंदर आपको क्या मिलते हैं? हमारे इकोलाई बैक्टीरिया मिलते हैं ऑलरेडी, एंड दे आर लिविंग इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अस, राइट। इकोलाई एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है। क्यों है ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म? क्योंकि एक तो ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। Ecola is a single cell organism. So in small laboratories, a single flask containing billions of cells that take up very little room, allowing many experiment. इतना छोटा होता है कि आप इसमें billions of cells को एक single flask में grow करवा सकते हो, और इसीलिए ये काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट के साथ एक ही साथ आप इसको डील कर सकते हो। इकोलाई इज एबल टू रिप्रोड्यूस एंड ग्रो वेरी रैपिडली। ठीक है, बहुत इजीली रिप्रोड्यूस करता है। इकोलाई कैन सर्वाइव इन वेरिएबल ग्रोथ कंडीशंस। कैसे भी कंडीशंस हो, ये मैक्सिमम रेंज तक जा सकता है, इसीलिए ये हमारे लिए एक बेस्ट मॉडल माना जाता है। मोस्ट नेचुरली अकरिंग स्ट्रेन्स ऑफ इकोलाई आर हार्मलेस। अगर आप ज़्यादातर देखोगे ना, तो ये तो आप DH5 अल्फा स्ट्रेन ले रहे हो, बट अगर आप नेचुरल कोई स्ट्रेन लोगे तो वो ज़्यादातर हार्मलेस होते हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इकोलाई कैन बी जेनेटिकली मैनिपुलेटेड वेरी इजीली। अगर आप इसके जीनोम के साथ छेड़छाड़ करके इसको अलग तरीके से काम करवाना चाहते हो तो वो भी बहुत इजी होता है। DH5 अल्फा सेल्स आर इंजीनियर्ड इकोलाई सेल्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी। इसीलिए मैंने कहा था कि हमने DH5 अल्फा स्ट्रेन लिया। रीज़न क्या है
क्योंकि आपने उसको इंजीनियर किया है, खुद से बनाया है ई कोलाई के उस स्ट्रेन को। और क्यों बनाया है? ताकि आप उसको ईजिली चेंज कर सको, उसकी चेंज होने की जो एफिशिएंसी है वो ईजी हो जाए और आप उसको मैनिपुलेट करके अपने अकॉर्डिंग काम करवा सको, ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाए। इसीलिए हम DH5 अल्फा सेल लेते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट क्या किए हुए हैं, म्यूटेशंस करवाई हुई हैं। जैसे कि फीचर क्या है DH5 अल्फा स्ट्रेन के, जो आप स्ट्रेन ले रहे हो ई कोलाई का, उसके क्या क्या फीचर रहने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, ओके, यहाँ पे ना हम DH5 अल्फा स्ट्रेन की बात करते हैं। द नेमिंग DH आर द इनिशियल्स ऑफ डगलस हैनॉन विच डेवलप्ड बाय द स्ट्रेन। मतलब कि इनका कहने का मतलब कि जो DH लिया गया है ना, ये डगलस हैनाहन जो थे, जिन्होंने इसके बारे में डिस्कवरी की थी, इस स्ट्रेन के बारे में डिस्कवरी की थी, उनके नाम पे DH रखा गया है। द स्ट्रेन इज ईजी टू ट्रांसफॉर्म, ईजिली आप इसको चेंज कर सकते हो विद हाई एफिशिएंसी, है ना, बहुत ईजिली क्या कर सकता है स्ट्रेन, आप इसको इस स्ट्रेन को आप इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। न्यू फीचर्स भी हैं इसके कि इसके पास RAC A एंड A1 म्यूटेशंस हैं, RAC A REC A एंड A1 म्यूटेशंस इसके पास पाई जाती हैं। इनका काम क्या है? एंड A1 म्यूटेशन जो होती है ना, वो इनएक्टिवेट कर देती है एक इंट्रासेल्युलर एंडोन्यूक्लियस को, एक ऐसे एंजाइम को जो सेल के अंदर मिलता है, दैट डिग्रेड्स प्लाज्मिड DNA, जिसका काम क्या होता है प्लाज्मिड DNA को डिग्रेड करना। तो अगर आप एंड A1 को म्यूटेट कर देते हो तो ये उस एंजाइम को क्या करेगा? इनएक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से प्लाज्मिड DNA जो है वो अब डिग्रेड नहीं होगा। तो आप जीनोमिक DNA और प्लाज्मिड DNA को इजीली देख सकते हो और उसी अकॉर्डिंग फिर आप स्टेप ले सकते हो कि आपको कौन सा आइसोलेट करना है। RAC A म्यूटेशंस क्या करती हैं? दे एलिमिनेट होमोलोगस क्रोमोसोम रिकॉम्बिनेशन। तो जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना, नए नए कॉम्बिनेशंस, वो नेचुरली आपके रिकॉम्बिनेशन रिप्रोडक्शन के बाद जो बन रहे हैं उनको ये एलिमिनेट कर देती है। दिस रिड्यूसेस द चांसेस फॉर डिलीशन एंड प्लाज्मिड मल्टीमराइजेशन, जिसकी वजह से अब जो आपका DNA है वो क्या नहीं होगा? डिलीट नहीं होगा। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना कि जब आप रिकॉम्बिनेशंस कराते हो तो चांसेस होते हैं कि जो क्रोमोसोम है वो डिलीट हो जाए, या किसी तरह की मिक्सिंग की वजह से कोई और न्यू कॉम्बिनेशंस बन के आते हैं तो वो उतने अच्छे नहीं हो पाते, या फिर जो प्लाज्मिड है उसकी मल्टीमराइजेशन हो जाती है। उन सब चीज़ों को रोकने के लिए आप RAC A1 म्यूटेशन को क्या कर दीजिए, RAC A1 म्यूटेशन को इंड्यूस करवा दीजिए DH5 अल्फा स्ट्रेन के अंदर। तो इसकी बहुत अच्छी खास बात यह है कि DH5 स्ट्रेन जो है, DH5 अल्फा स्ट्रेन जो है उसमें म्यूटेशंस हो रखी हैं, उसको साइंटिस्ट जो है उनके नाम पे इसका नाम दिया गया है। उसमें एंड A1 और RAC A म्यूटेशंस हो रखी है। एंड A1 म्यूटेशन जो है एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से प्लाज्मिड डिग्रेड नहीं होता। RAC A1 म्यूटेशन क्या करती है? जो न्यू कॉम्बिनेशंस बनी है होमोलोगस क्रोमोसोम की, उनको एलिमिनेट करती है ताकि मल्टीमराइजेशन ऑफ प्लाज्मिड को रोका जा सके, बहुत सारे प्लाज्मिड आपस में जुड़ ना सके। प्रिंसिपल क्या है? किसी भी चीज़ का एक प्रिंसिपल होता है, उसी के बेस पे आप काम करते हो। तो चलिए अब प्रिंसिपल की बात करते हैं। हमारा जो प्रिंसिपल है ये एक तरीका है लिखने का कि आप कैसे लिखोगे पूरी प्रैक्टिकल फाइल को। तो पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं। आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रॉम बैक्टीरिया इज अ रिलेटिवली सिंपल प्रोसेस। क्लियर है? The organism to be used should be grown in a favorable medium at an optimal temperature and should be harvested in late log to early stationary phase for what? For maximum yield. अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा yield चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? अपने बैक्टीरिया को ग्रो करवाइए। और आपको पता होना चाहिए इसमें कर्व बनती है, ये रहा ना पूरा। आई थिंक मुझे 1x पे ही करना चाहिए, जिससे ना आपको वो ईजिली विजिबल भी होता रहे और मुझे प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। बट स्टिल बेटर है, मैं 1x पे कराने की कोशिश कर रही हूँ अब आपको, ठीक है? अब बस आराम से सुनना, नहीं विजिबल होगा तो मैं आपको नोट्स दूंगी ही, तो डोंट वरी। तो देखो स्टेशनरी फेज में क्या करवाते हो ना आप, आपके पास ना फेज आते हैं जब किसी बैक्टीरिया प्लेट को ग्रो करवाते हो, तो आप उसमें 3 फेज देखते हो, लैग फेज, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, जिसको हम बोलते हैं फाइनली स्टेशनरी फेज। तो आप अपना जो सैंपल लोगे ना वो लॉग फेज में लीजिए, एक्सपोनेंशियल फेज में लीजिए, वहां से आप अपने बैक्टीरिया को ग्रो करवाइए। द जीनोमिक DNA आइसोलेशन नीड्स टू सेपरेट टोटल DNA फ्रॉम RNA, प्रोटीन, लिपिड। आपको जो अदर मैक्रोमोलिक्यूल है उन सबको हटाना होगा वहां से, ताकि आप सिर्फ DNA पे फोकस कर सकें। इसीलिए इनिशियली द सेल मेम्ब्रेन इज डिसरप्टेड। आपको पता है कि एक सेल के अंदर बहुत कुछ होता है, ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके पास ये न्यूक्लियस है जिसमें DNA रखा हुआ है, और उसके अलावा और भी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे प्रोटीन है, जैसे RNA है, जैसे लिपिड है, वो सब है ना। तो आप क्या करो, पहले तो सेल मेम्ब्रेन को हम सेल
को डिसरप्ट करेंगे ताकि हम डीएनए तक पहुंच सकें, हमें यही तो निकालना है। तो हम डीएनए तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, पहले सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए आप कौन सा केमिकल यूज करते हो, एसडीएस, विच डिसरप्ट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद आप अंदर पहुंचते हो, अंदर आपने देखा कि प्रोटीन रखी हुई है जो एक्स्ट्रा है, उनको आपको तोड़ना है, तो आप एंजाइम यूज करोगे प्रोटीनेज एंजाइम के थ्रू आप इसको अलग करोगे। फिर आपने देखा कि जो डीएनए है, आरएनए को अलग करने के लिए आप आरएनएज यूज कर लोगे, लिपिड को तोड़ने के लिए आप लाइपेज यूज कर लोगे। डीएनए जो है, डीएनए को आपको इंटेक्ट रखना होता है, डीएनए को आप तोड़ नहीं सकते हो, तो इसीलिए हम एक डीएनएज यूज कर रहे हैं, डीएनएज यूज करेंगे। तो वो क्या करता है, आप इसमें एडिटा ऐड करोगे, जो क्या करता है, चिलेट कर देता है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव को, जो किसके लिए यूजफुल होता है, को फैक्टर होता है डीएनएज के लिए, डीएनएज का काम करने के लिए, ठीक है। अगर डीएनएज आपने दिया तो वो डीएनए को तोड़ देगा, बट आप क्या चाहते हो कि डीएनए कंप्लीट रहे। ऐसी कंडीशन में डीएनएज को काम करने के लिए Mg2 पॉजिटिव की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप एडिटा ऐड कर देते हो विच इज अ चिलेटिंग एजेंट, तो Mg2 पॉजिटिव इसके साथ जुड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से ये डीएनए को तोड़ नहीं पाता। तो यही चीज दिखाई गई है कि एडिटा चिलेट करेगा Mg2 पॉजिटिव को, विच इज अ को फैक्टर फॉर डीएनएज, एंड ये डीएनएज को रोक देगा। एडिटा स्टॉप इट्स एक्टिविटी एंड सो इट कैन नॉट हाइड्रोलाइज डीएनए। अब ये डीएनए को हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएगा, इस तरीके से आपके पास डीएनए इंटेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे यही चीज समझाई गई है प्रिंसिपल में कि अगर आप अपना डीएनए चाहते हो तो पहले तो बैक्टीरिया का कल्चर ग्रो करवाओ और उसमें ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया को कवर करो, जो कि आपको लॉग फेज में मिल जाएंगे इजिली, है ना, एक्सपोनेंशियल फेज में। फिर आप क्या करो, द जीनोमिक डीएनए आइसोलेशन नीड्स टू सेपरेट टोटल डीएनए फ्रॉम आरएनए, प्रोटीन, लिपिड, इन सबसे आपको उसको अलग करना है। इनिशियली द सेल मेम्ब्रेन इज डिसरप्टेड टू रिलीज डीएनए इन एक्सट्रैक्शन बफर। आप बफर में सेल ले रहे हो तो वहां पे आपको पहले पूरी सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना होगा। टू प्रिवेंट डीएनए फ्रॉम एंडोन्यूक्लियस, डीएनए इज अ एंडोन्यूक्लियस, जो सेल के अंदर ऑलरेडी रखा हुआ है और जो डीएनए को तोड़ सकता है। तो आप इसको क्या करो, डीएनए को एंडोन्यूक्लियस से बचाने के लिए एचिलेटिंग एजेंट एडिटा इज यूज्ड, एंड Mg2 पॉजिटिव इज अ कोफैक्टर फॉर डीएनए, जो इसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। आप Mg2 पॉजिटिव को ही हटा दो, एडिटा चिलेट डीएनए दैट इज एंडोन्यूक्लियस, सो एडिटा स्टॉप्स डीएनए एक्टिविटी, देन डीएनएज कैन नॉट हाइड्रोलाइज डीएनए। अब डीएनएज जो है वो डीएनए को तोड़ नहीं पाएगा। डीएनएज एक एंजाइम है जो डीएनए को तोड़ने का काम करता है, बट आपको पूरा डीएनए चाहिए, इसीलिए हम डीएनए की एक्टिविटी को कम कर रहे हैं। एसडीएस क्या करता है, एसडीएस ऑल्सो डिसरप्ट न्यूक्लियो प्रोटीन इंट्रैक्शंस अलोंग विद डिसरप्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एसडीएस क्या करेगा, ये आपकी पूरी की पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ने का काम करता है। इसके अलावा न्यूक्लियो प्रोटीन इंट्रैक्शंस को भी क्या करता है, तोड़ देता है, ताकि आप अंदर एंट्री कर जाओ साइटोप्लाज्म में। देन रिलीज्ड डीएनए फ्रॉम डिसरप्टेड सेल इज प्रेसिपिटेट बाय द कोल्ड आइसोप्रोपेनॉल। रिमेंबर हमने मटेरियल में देखा था आइसोप्रोपेनॉल हमें रिक्वायर्ड होता है, विच इज अ काइंड ऑफ एल्कोहल। तो अगर आप अब इसमें एल्कोहल डाल दोगे बफर के अंदर, तो आपका जो डीएनए है ना, जो डीएनए सेल से बाहर निकला है विच इज इंटेक्ट, वो क्या हो जाएगा, वो अब नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और उसको हम बोलते हैं कि वो क्या हो गया है, प्रेसिपिटेट हो गया है, कोल्ड डीएनए, कोल्ड आइसोप्रोपेनॉल जब आपने ऐड किया है। तो इट इज अ स्कीमेटिक डायग्राम शोइंग द प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए फ्रॉम ई कोलाई, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल। ये सिर्फ एक तरीका है केमिकल्स को बनाने का, इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, ये सब आपके सामने लिखा गया है, मैं सिर्फ एक बार ओरली रीड कर रही हूँ इसको, तो आप ध्यान से सुन लेना। एलबी मीडिया बनाते हैं हम, अगर हमें 100 ml चाहिए, पीएच 7.6, वो आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना बनाने के लिए आपको बोलेंगे, बट मैंने जो उस टाइम पे स्टैंडर्ड यूज किए थे वो मैं बता रही हूँ। ट्रिप्टोन लिया था 1 ग्राम, सोर्स ऑफ अमीनो एसिड टू बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के लिए अमीनो एसिड का सोर्स होगा। यीस्ट एक्सट्रैक्ट लिया था, क्योंकि हम मीडिया बना रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें बना रहे हैं बैक्टीरिया के लिए, तो ये सब आपको ऐड करना पड़ेगा उसमें। ट्रिप्टोन हो गया, यीस्ट एक्सट्रैक्ट 0.5 ग्राम, विच यूज एज अ ऑटो डाइजेस्ट ऑफ सेक्रोमाइसिस सेरेविएशियाई, विच इज अ यीस्ट। तो वहाँ से आपने क्या बनवाया हुआ है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है। NaCl हो गया 0.5 ग्राम, इसका काम क्या, 0.5 ग्राम इसका काम होता है फॉर ट्रांसपोर्ट एंड ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना। ग्लूकोज आप लोगे जो कि 0.1 ग्राम होगा, विच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐड द कंपोनेंट टू 75 ml डिस्टिल्ड वाटर, इन सारे कंपोनेंट को डिस्टिल्ड वाटर में ऐड कर दो। Then mix them and adjust the pH to 7.6. Now raise the volume to 100 ml. अब उसके बाद बचा हुआ जितना भी होगा उसमें डिस्टिल्ड वाटर मिला करके 100 ml बना लीजिए। 10 मिलीमोल NaCl 100 मिलीमोल के अंदर आपको बनाने हैं, मिलीलीटर के अंदर बनाने हैं, तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है NaCl का, 58.44 ग्राम। वे द रिक्वायर्ड अमाउंट इन 100 ml डिस्टिल्ड वाटर, तो आप इसको, ये कितना है, ग्राम है 1000 के अकॉर्डिंग, 100 ml के लिए अकॉर्डिंग लोगे तो 5.84 ग्राम हो गया है ना, इतना आपको लेना पड़ेगा।
नेक्स्ट है 1% SGS जिसकी pH है 7.2, 10 मिलीलीटर में आपको ये बनानी है। डिसॉल्व 1 ग्राम SGS सोडियम डोडिसाइल सल्फेट इन 8 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि आपको 10 मिलीलीटर में बनाना है, एंड एडजस्ट pH 7.2। रेज द वॉल्यूम टू 10 ml, 1 ml और ऐड कर दीजिएगा। डो नॉट ऑटोक्लेव, इसको ऑटोक्लेव मत करना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। SGS इज एन अनायनिक सर्फेक्टेंट दैट डिस्टेबलाइज बैक्टीरियल सेल वॉल एंड अलाउज द कॉम्पोनेंट टू बी रिलीज्ड सेल लाइसिस, जिसकी वजह से सेल टूट जाती है और 7.2 pH पे और आपके सारे कंपोनेंट बाहर आ जाते हैं। GTE मिक्स क्या है? 3 चीजें हैं, G से ग्लूकोज, T से ट्रेस एंड E से एडिटा। इसको 50 मिलीमोल और 50 मिलीमोल और 10 मिलीमोल कंसंट्रेशन में ले लीजिए। स्टॉक होता है जो आपका मेन है, मतलब कि जहां से आप इसको बना रहे हो, ये आपका रॉ मटेरियल है। 1 मोलर, 1 मोलर, 0.5 मोलर। इसको 10 ml के लिए अगर आप बना रहे हो विच इज़ अ वर्किंग सॉल्यूशन, तो आप उसमें 500 माइक्रोलीटर, 500 माइक्रोलीटर, 200 माइक्रोलीटर प्लस 8.8 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर दीजिएगा, तब आपके पास एक पूरा मिक्स बन के आ जाएगा। काम क्या होता है इसका? इट इज़ यूज रे सस्पेंडेड बैक्टीरियल सेल पैलेट्स प्रायर टू सेल लाइसिस। जैसे ही आपकी सेल टूटने लगती है उससे पहले ही आपके बैक्टीरिया के जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो हैवी कंपोनेंट नीचे बिठाने में ये हेल्प करता है, उसको सेल की पैलेट बना देता है। सेल के अंदर जितना भी हैवी मटेरियल है वो नीचे एज अ पैलेट बन जाएगा। ग्लूकोज का काम क्या होता है? इट मेंटेन ऑस्मोलैरिटी एंड प्रिवेंट प्रीमेच्योर सेल लाइसिस, सेल पहले ना टूट जाए उस चीज़ को रोकता है। ट्रिस HCl का काम होता है, इट इज एडेड टू मेंटेन pH ऑफ द सॉल्यूशन एट अ नियर फिजियोलॉजिकल 8.0 फॉर प्रिवेंटिंग एसिड हाइड्रोलिसिस। एडिटा का काम होता है विच इज इथाइलिन डाइअमाइड टेट्रा एसिटेट एसिड। इसका काम होता है इट एक्ट एज अ चिलेटिंग एजेंट एंड कैप्चर्स मेटल आयंस दैट इज मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव फ्रॉम द सॉल्यूशन, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम participating in unwanted side reactions thereby preventing DNA degradation। तो इस तरीके से DNA को डिग्रेड होने से बचाता है, क्योंकि DNAs की एक्टिविटी को कम कर देता है, क्योंकि DNAs के लिए Mg2 पॉजिटिव की जरूरत है और ये Mg2 पॉजिटिव को चिलेट कर देता है, जिसकी वजह से वो DNAs के साथ जुड़ नहीं पाता। आइसोप्रोपिनॉल का काम क्या होता है? डीएनए को प्रेसिपिटेट करना। डीएनए इज प्रेसिपिटेट यूजिंग आइस कोल्ड आइसोप्रोपिनोल। सिंस इट इज इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, डीएनए कैन बी इजीली स्पूल्ड आउट फ्रॉम रिसेट ऑफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द होमोजीनेट, तो आप उसको अलग कर सकते हो। इस चीज को हम स्पूलिंग भी बोलते हैं। एमक्यू वाटर क्या होता है? इट इज अ डीआयनाइज्ड वाटर, इट इज ऑटोक्लेव्ड डिस्टिल्ड वाटर और हाईली प्योरीफाइड वाटर फॉर डीएनए डिसोल्यूशन, ताकि इसमें डीएनए इजीली डिसॉल्व हो जाए। ईटीबीआर इज अ काइंड ऑफ डाइथीडियम ब्रोमाइड, इट इज एन इंटरकैलेटिंग और इंटरैक्टिंग एजेंट यूज्ड एज अ फ्लोरेसेंट टैग न्यूक्लिक एसिड stain for agarose gel electrophoresis when exposed to UV light it will fluorescence with a orange color। बस इतना समझ लीजिए कि जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस, जैसे एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब आप ये वाली डाई यूज़ करते हो ना, तो ये डाई जाकर के उसके बीच में बैठ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़ जाती है, और जब आप इस पर यूवी लाइट एक्सपोज कराते हो तो ये आपको ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देते हैं। आपको ये विजिबल लाइट में विजिबल नहीं होंगे। इथीडियम ब्रोमाइड जो है ये हमें विजिबल लाइट में नहीं दिखाई देती, ये हमें यूवी लाइट में दिखाई देती है, इसीलिए हमें इक्विपमेंट में यूवी इल्यूमिनेटर की ज़रूरत पड़ी थी। उसके बाद TBE बफर बनाओगे आप, जो आप ये बना रहे हो आप, इट इज अ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ ट्रिस, टी का मतलब ट्रिस, बी से बोरिक एसिड एंड ई से एडिटा। ट्रिस एंड एसिड सॉल्यूशंस आर इफेक्टिव बफर फॉर स्लाइटली बेसिक कंडीशंस व्हिच कीप्स डीएनए डीप्रोटोनेटेड एंड सॉल्युबल इन वाटर। अगर एसिडिक कंडीशन ज़्यादा हो गई है उस चीज़ को कम करने के लिए आप ट्रिस बफर को TBE बफर को यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा हम एडिटा की बात करते हैं। एडिटा का काम क्या होता है? इट एक्ट्स एज अ चिलेटिंग एजेंट, जो काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ, एंड प्रोटेक्ट्स न्यूक्लिक एसिड अगेंस्ट एंजाइम डिग्रेडेशन। इट इज ऑफन यूज्ड इन द प्रोसीजर इन्वॉल्विंग न्यूक्लिक एसिड, मोस्ट कॉमन बीइंग जेट इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं ब्रोमोफिनॉल ब्लू डाई की। 100 ml 10x ब्रोमोफिनॉल ब्लू 0.25 ग्राम लेनी है, सोर्स 70 ग्राम, एडिटा 20 ml 0.5 मोल, स्टॉक pH 7.5, डिजॉल्व रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ, सारा का सारा लेकर के आप 70 ग्राम सुक्रोज में इसको ऐड कर दीजिए इन 50 मिलीलीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर बाय हीटिंग। उसको आप गर्म करके आप उस समय ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप ऐड क्या करोगे? BPB यानी कि ब्रोमोफिनॉल ब्लू डाई को आप ऐड करो, एडिटा को ऐड करो, रेज द वॉल्यूम टू 100 ml, ये बना लीजिए। BPB जो है इसका काम क्या है? इट इज अ डाई, इट इज यूज्ड एज अ pH इंडिकेटर, अ कलर मार्कर एंड अ डाई। सिंस BPB कैरीज अ स्लाइट नेगेटिव चार्ज एट मॉडरेट pH, इट विल माइग्रेट इन देयर सेम डायरेक्शन एज अ DNA नजल। आपको याद होना चाहिए कि जो DNA होता है ना वो भी नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव होता है, और ब्रोमोफिनॉल ब्लू डाई जो होती है ना ये भी नेगेटिवली चार्ज होती है और ये भी DNA के साथ साथ पॉजिटिव की तरफ मूव होती है। जब आप इसको जल पे
रन करोगे, इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेक द DNA सैम्पल हैवियर एंड लेट्स इट सेटल इन वेल के अंदर आप इसको, जो एगारोज जेल में गड्ढे बने हुए होते हैं उनके अंदर आप इसको डाल सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एगारोज मीडियम विच इज लाइक आपका एक जेल बनाने के काम आता है। प्रिपरेशन ऑफ जेल करना है आपको। 0.8% एगारोज जेल ऐड कीजिए। 0.8 ग्राम एगारोज पाउडर इन अ फ्लास्क, एक फ्लास्क में ले लीजिए और ग्लास की बोतल में ले लीजिए, जो कि 100 ml बफर रख रहा 100 ml रख रहा है 0.5x इसका। ठीक है, TBE बफर उसमें 0.x है। TBE बफर जितना टाइम आपने ये लिया है उसका 0.5x आप TBE बफर ले लीजिए। हीट द मिक्सचर इन अ बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर में आप इसको मिक्स कीजिए एंड माइक्रोवेव ओवन में आप इसको रख दीजिए अंटिल द एगारोज डिजॉल्व एंड द सॉल्यूशन बिकम्स क्लियर। जब तक कि पूरा घुल ना जाए उसके अंदर, या एगारोज का पाउडर जो है पूरा ना घुल जाए, तब तक आप उसको किस में रखिए, माइक्रोवेव ओवन में रखिए। फिर आप क्या कीजिए, टेक क्लीन जेल कास्टिंग मोल्ड, एक मोल्ड लीजिए, एक ऐसी स्ट्रक्चर लीजिए जिसपे आप उसको डाल सको ताकि वैसी ही शेप आ पाए। प्लेस इट हॉरिजॉन्टली द टेबल, टेबल पे आप उसको डायरेक्ट रख दीजिए एंड लेवल इट यूजिंग द इक्विलिब्रियम बबल। एक बर्तन लीजिए, ऐसा काइंड ऑफ एक कास्ट आता है, एक पूरा सेटअप आता है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, वो आपको बाद में पता चलेगा। वैसे 3rd ईयर का है सिलेबस, तो आपको 1st या 2nd ईयर में एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा दिया जाता है। बट याद रखना उसमें एक बर्तन सा होता है, उसमें आप क्या करोगे, घुले हुए एगारोज जेल को डाल देना। उसके बाद आप उसको इक्विलिब्रियम में क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए सारे को और उसको ठंडा होने दो। और उसके अलावा आप क्या करो, उसके एक एंड पे कोम्ब ऐड कर दीजिए जहाँ पे आपको कौन सा इलेक्ट्रोड लगा हुआ दिखाई देगा, नेगेटिव वाला। ठीक है, तो पोजिशन द कॉम्ब को पोजिशन कीजिए वहाँ पे 0.5 से 0.10 मिलीमीटर अबव द प्लेट, जो प्लेट है उससे इतना ऊपर आप कोम्ब रखिए ताकि गड्ढे बन सकें। जब वो ठंडा हो जाएगा तो आप उस कोम्ब को निकाल लेना, वहाँ पे वेल बन जाएंगे। So that a complete well is formed when the agarose is added. Pour the warm 35 to 40 degree agarose solution into the mold. There should not be any air bubble. ध्यान रखना कोई एयर बबल नहीं होना चाहिए जब आप जेल बना रहे हो, between और under the teeth of the comb. आफ्टर द जेल इज कम्प्लीटली सॉलिडिफाइड, जब आपका जेल पूरी तरह ठंडा हो जाए 30 से 45 मिनट बाद, तो आप उसको रूम टेम्परेचर पे ही रखना और उसके बाद केयरफुली रिमूव कर दीजिएगा उस कॉम्ब को। अब वहाँ पे गड्ढे बन गए हैं, अब आप उसमें सैंपल डाल सकते हो। एड इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर, अब वहाँ पे बफर डालो 0.5x TBE टू कवर द जेल विद ब्रोमोफिनॉल डाई यूजिंग माइक्रोटिप्स। आप उन गड्ढों के अंदर ना क्या क्या डालोगे, सैंपल डालोगे अपना इकोलाई सेल का जिसमें DNA है, और दूसरा आप उसमें डाई डालोगे विच इज़ ब्रोमोफिनॉल डाई। मिक्स कीजिएगा सैंपल को, DNA सैंपल को इन द फॉर्म्ड सेल्स मिक्स्ड विद BPB डाई यूजिंग माइक्रोटिप। माइक्रोटिप की हेल्प से आप क्या करोगे, उन वेल्स के अंदर अपना सैंपल डालोगे जिसमें DNA रखा गया है, डाई को ऐड करोगे और बहुत ही कम अमाउंट में ऐड करोगे। अब रन कर दो जेल को जब तक कि ब्रोमोफिनॉल डाई जो है, ब्रोमोफिनॉल ब्लू डाई जो है वो माइग्रेट ना कर जाए अप्रॉक्सीमेटली 2/3 डिस्टेंस टू द जेल। विजुअलाइज अंडर UV लाइट, उसके बाद आप उसको UV लाइट में देख लीजिए। एक टेक्निक बता रही हूँ एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। इट इज़ अ मेथड ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक जेल है जो अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, मूव करेगा। उसके अंदर गड्ढे होते हैं, उसके अंदर पूरा जाल बना हुआ है जेल के अंदर। DNA उस पर से रन कर करके भागता है। DNA नेगेटिव है, आप नेगेटिव साइड में कॉम्ब बना चुके हो, गड्ढा बना चुके हो, वहाँ पे आपने DNA सैंपल और डाई ऐड कर दिया है। आप पॉजिटिव तरफ इलेक्ट्रोड लगा दीजिए और नेगेटिव तरफ की इलेक्ट्रोड लगा करके स्विच ऑन कर दीजिए, तो जो DNA है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देगा एगारोज जेल में। इट इज़ अ मेथड टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल का मतलब हो गया एगारोज जेल, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द DNA। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल सच एज DNA और प्रोटीन इन अ मिक्सचर ऑफ एगारोज। प्रोटीन्स में बी सेपरेटेड बाय charge or size and likewise DNA and RNA fragment by the length. These biomolecules are separated by the applying on electric field to move the charged molecule through an agarose matrix and biomolecules are separated by their charge in the agarose gel matrix. ठीक है, ये conditions हैं। ओके तो अभी हम एगारोज जेल की बात करेंगे। जेल जो होता है ना इसमें लार्ज पोर साइज है एंड गुड जेल स्ट्रेंथ मेकिंग इट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक्चुअली ना इसके बारे में मैं सेपरेटली एक वीडियो बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पे आपको एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की वीडियो दिख जाएगी। जिसको समझ नहीं आ रहा वो सिर्फ आप इसको नोट डाउन कर लेना, लेकिन जब आप डिटेल में चाहोगे ना तो आप उसको सेपरेटली देख सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ बता रही हूँ। आप एक जेल लो और उसमें क्या करो, जेल हैज़, मैं सिर्फ ओरली पढ़ के सुना रही हूँ, जेल हैज़ लार्ज पोर साइज एंड गुड जेल स्ट्रेंथ मेकिंग इट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ DNA एंड लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, एक जेल है जिसको आप सेपरेट जिसका यूज आप सेपरेट करने के लिए ले सकते हो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, जैसे DNA और प्रोटीन को। जेल हैज ग्रेटर रेंज ऑफ सेपरेशन एंड इज देन यूज्ड फॉर DNA फ्रेगमेंट्स ऑफ यूजली 50 to
20,000 बेस पेयरिंग साइज, इतने बड़े बड़े डीएनए को ये अलग कर सकता है। Agarose polymer contains a negatively charged group which create a flow of water in opposite direction to the movement of DNA in a process called electroendosmosis and therefore can retard the movement of DNA and cause blurring of bands। बस इतना समझ लो कि डीएनए मूव कर करके इसके ऊपर से जाएगा, इस जेल के ऊपर से जाएगा, और इसमें डाई भी मिली हुई है जिसकी वजह से आपको कलर आएगा, लेकिन वो डाई आप विजिबल लाइट में नहीं देख पाओगे, इसको उसके लिए आपको यूवी लाइट चाहिए होगी। डायमेंशन ऑफ द जेल पोर्स, जो जेल के गड्ढे हैं उनके ऊपर से डीएनए मूव करके जा रहा है, एंड द साइजेस ऑफ डीएनए बीइंग इलेक्ट्रोफॉर्स्ड, द वोल्टेज यूज्ड, द आइकॉनिक स्ट्रेंथ बफर। ये पूरा का पूरा आपका सेटअप जो है इसके लिए आपको मतलब वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। बफर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ इंक्रीजिंग डाई एंड ईटीवीआर आर द फैक्टर दैट अफेक्ट माइग्रेशन ऑफ डीएनए, कि कैसे डीएनए मूव करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जेल का पोर साइज कितना है, डीएनए कितना बड़ा है, या फिर जो आपने वोल्टेज यूज़ की है रन करने के लिए जेल को वो कितनी है, या फिर बफर कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है बफर की, या फिर इंक्रीजिंग डाई जो आपने डाली है, ब्रोमोफिनॉल ब्लू डाला है, वो कितना कंसंट्रेशन में आपने ऐड किया है, या फिर इथीडियम ब्रोमाइड आपने कितनी ऐड की है। ये सारे फैक्टर हैं जो क्या करेंगे, डिपेंड करते हैं, जो बताते हैं कि माइग्रेशन कितना होगा डीएनए का। उसके बाद हम देखते हैं एगारोज जेल जो है आर मेड बिटवीन 0.7% गुड रेजोल्यूशन का। अगर आपको इतना डीएनए फ्रैगमेंट अगर आपको अलग करना है तो आप इतना वाला जेल लो। अगर आपको और ज़्यादा करना है जो कि गुड रेजोल्यूशन है, जो बहुत ही छोटे साइज को अगर आप सेपरेट करना चाहते हो 0.2 से 1 kb डीएनए को, तो आप इतना % का डीएनए जेल ले लीजिए। द जेल सेटअप प्रोवाइड्स वेल्स फॉर लोडिंग डीएनए। अब उसमें गड्ढे बनाया, आपने उसमें डीएनए डाल दिया, द लोडेड डीएनए मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, एंड जेल सेपरेटेड अलोंग द लेंथ ऑफ डीएनए। तो जो जेल है वो पूरा का पूरा लेंथ जितनी भी होगी जेल की उसके अकॉर्डिंग सेपरेट होता चला जाएगा। ईटीबीआर एक क्रोमाजन होती है, एक कलर प्रोड्यूसिंग डाई होती है, इज एडेड टू द जेल टू विजुअलाइज द सेपरेटेड डीएनए अंडर यूवी इल्यूमिनेशन। यूवी लाइट के अंदर आप इसको देख सकते हो। And ETBR intercalates between the pores and the glows when UV radiation is passed through the gel। जब आप UV रेडिएशन में इसको लेके जाते हो तो आपके पास ये क्या करती है, दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करेंगे अ लोडिंग बफर टीबी इज नेसेसरी टू कीप द डाई इन नेगेटिवली चार्ज कंडीशंस एंड डज मूव अलोंग द सेम दिस डायरेक्शन एज डीएनए। जहाँ जहाँ डीएनए मूव कर रहा है डाई भी उसके साथ साथ मूव करेगी। सो एगारोज जेल इज वाइडली यूज्ड टू सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट फॉर एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन। एगारोज जेल्स आर इजीली कास्ट एंड हैंडल्ड कंपेयर्ड टू अदर मैट्रिक्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर नॉट केमिकली अल्टर्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगारोज जेल चेंज नहीं होगा चाहे आप इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोई भी कॉम्पोनेंट ऐड कर रहे हो। सैंपल्स आर ऑल्सो इजिली रिकवर्ड फ्रॉम एगारोज जेल, इसको आप इजिली निकाल सकते हो। ऑटोक्लेव के बारे में मैंने आपको बताया, इट इज़ अ प्रेशर चैम्बर यूज्ड टू परफॉर्म स्टरलाइजेशन। ठीक है, सारी चीज़ों को साफ कर देता है। मैनी ऑटोक्लेव आर यूज्ड टू स्टरलाइज इक्विपमेंट एंड सप्लाईज बाय सब्जेक्टिंग देम फ्रॉम देम टू प्रेशराइज सैचुरेटेड स्टीम एट 121 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में। 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप रखोगे, अराउंड 15 से 20 मिनट उसको आप रखोगे वहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द लीड और द contents. This is high temperature for a long enough period of time to kill any or all microorganism and their spores. Sterilizes की कुछ phases होती हैं जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। इसमें आपके पास पहली फेज होती है पर्ज फेज और दूसरी फेज होती है, एक मिनट, दूसरी फेज होती है एक्सपोजर फेज या स्टरलाइजेशन फेज और थर्ड होती है एग्जॉस्ट फेज। पर्ज फेज में क्या होता है, स्टीम फ्लोज एंड डिस्प्लेज द एयर टेम्परेचर एंड प्रेशर रैम्प स्लाइटली टू अ कंटिन्यूस फ्लो पर्ज। ये आपके टीचर ने आपको समझाया होगा, आप सिर्फ लिखने का तरीका देख लो। एक्सपोजर फेज क्या होती है, ऑटोक्लेव्ड कंट्रोल सिस्टम इज प्रोग्राम्ड टू कंट्रोल और क्लोज द एग्जॉस्ट वाल्व कॉजिंग द इंटीरियर टेम्परेचर एंड द प्रेशर टू रैम्प अप टू डिजायर्ड सेटअप पॉइंट। It maintains the desired temperature. Exhaust phase क्या होती है, the pressure is released from the chamber through an exhaust valve and inferior is restored to ambient pressure although contents remain relatively hot। ठीक है, बस इतना याद रखना कि ऑटोक्लेव में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और प्रेशर बहुत अच्छा खासा मेंटेन किया जाता है। कुछ फेजेस आती हैं जिनके थ्रू आप अपने इक्विपमेंट को क्या कर पाते हो, साफ कर पाते हो। सेंट्रीफ्यूज जैसे कि मैंने बताया एक मशीन होती है जिसमें आप अपने सैंपल को डाल करके घुमा देते हो और एक प्रिंसिपल काम करता है यहाँ पे, जो भारी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जो हल्का होगा वो ऊपर आ जाएगा। इट इज़ अ पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट पुट्स एन ऑब्जेक्ट इन रोटेशन अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस अप्लाइंग अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ स्पिन दैट कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इट वर्क्स यूजिंग द प्रिंसिपल वेयर द सेंट्रीफ्यूज
सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कॉज, दूर दूर ले जाने वाला एक्सेलरेशन यहाँ पे काम करता है, कॉज डेंसर सब्सटेंसेस एंड पार्टिकल्स टू मूव आउटवर्ड इन अ रेडियल डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट दैट आर less dense are displaced and moved to the center. It is used for isolating and separating suspensions and immiscibles. Liquid DNA samples and purified and the DNA is prepared for separation by adding buffers and then centrifuge it for a certain amount of time. Centrifuges are ideal for handling large sample sizes at high angular velocities. I am repeating, ये बहुत डिटेल्ड में मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। बट मेरा मेन काम आज सिर्फ ये है, ये बताना कि आप लिखोगे कैसे और आप लिख क्या रहे हो, है ना। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो। यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर क्या होता है? इट इज़ यूज्ड इन लैब्स टू व्यू डीएनए दैट हैज़ बीन सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक पूरा सेटअप है यूवी का जिसके थ्रू आप बैंड्स को देख पाओगे। थ्रू एन एगरोज जेल पे डाल दो, वहाँ पे आपने डाई और सैंपल डाला हुआ है डीएनए का, तो उनके बैंड्स आपको इजीली विजिबल हो जाएंगे स्लाइड के अंदर। एट द टाइम ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस अ फ्लोरेसेंट डाई इज यूज्ड टू स्टेन एगरोज जेल विच बाइंड्स विद न्यूक्लिक एसिड, एक्सपोजिंग द स्टेन्ड जेल टू अ UVB light source which cause DNA segments to become visible and fluorescence. All UV trans illuminators are equipped with a UV blocking cover adjustable to different angles for access the work surface. तो ये बहुत ईजी है, सिर्फ इतना रखना है। UV इल्यूमिनेटर है। ये मैंने 3 इक्विपमेंट के बारे में बताया। अब बात करते हैं प्रोसीजर की, आपको क्या करना है। पहले तो 1.5 मिलीलीटर ओवरनाइट ग्रोन कल्चर ले लीजिए एलबी मीडिया का, एक माइक्रोफ्यूज ट्यूब के अंदर, है ना, छोटी सी ट्यूब के अंदर। इकोलाई DH5 अल्फा स्ट्रेन आप ले लीजिए वहाँ पे, जो ओवरनाइट आपने ग्रो करवा रखा है। फिर उसको आप क्या कीजिए, सेंट्रीफ्यूज कीजिए 7000 RPM पे, रेवोल्यूशन पर मिनट फॉर 5 मिनट्स टू ऑब्टेन द पैलेट। अब आपको पैलेट मिल गई। पैलेट में नीचे क्या होंगे, जो हैवी होगा, और जो सस्पेंशन होगा उसमें क्या होगा, लाइट होगा। देन वी टुक पैलेट एट द बॉटम ऑफ एन स्टेराइल एपेंड्रॉफ ट्यूब, एक ट्यूब होती है छोटी सी, उसके अंदर हम पैलेट को अलग से सेपरेट कर लेंगे। वी एडेड 200 माइक्रोलीटर ऑफ GTE मिक्स। अब उस एपेंड्रॉफ ट्यूब में हम क्या डालेंगे, 200 माइक्रोलीटर GTE मिक्स डालेंगे एंड रीसस्पेंडेड द गिवन पैलेट। और फिर से हम एक और में क्या कर लेंगे, उसको डिकेंट कर लेंगे दूसरी एपेंड्रॉफ ट्यूब के अंदर। अब नाउ ब्रोक द पैलेट बाय नकल्स। अब छोटे छोटे जो पैलेट्स बने हैं उनको क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए। वी ऑल्सो यूज वोटेक्स मशीन टू रीसस्पेंड द पैलेट। आप वोटेक्स मशीन का यूज़ करते हो जिसमें बहुत तेज़ी से घुमा दिया जाता है सस्पेंड को, ठीक है, जो पैलेट है उसको घुमा दिया जाता है। कैप्ट इट एट रूम टेम्परेचर फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए रखिए। आफ्टर दैट वी एडेड 400 माइक्रोलीटर ऑफ 1% SDS, जो सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देगा। दैट इज मिक्स टू, जो आपने बनाया हुआ है। SDS इज यूज्ड टू लाइज द सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज मिक्स 1 एंड व्हाट इज मिक्स 2 एक्चुअली। तो ये आपका जो बनाया था ये मिक्स 1 था, और यहाँ पे आपने TB बफर जो बनाया था इट इज योर मिक्स 2, ठीक है, ये याद रखना। आफ्टर दैट वी एडेड 400 माइक्रोलीटर ऑफ 1% SDS, जो SDS है मिक्स 2। SDS इज यूज टू लाइज द सेल मेम्ब्रेन, इसको तोड़ने का काम करेगा। उसके बाद क्या होगा, देन इनवर्ट मिक्स, सॉल्यूशन को मिक्स कर ऐसे करते रहिए एपेंड्रॉफ ट्यूब में एंड कैप द सॉल्यूशन इन वाटर बाथ। आप उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे रख दीजिए। बिकॉज SDS प्रेसिपिटेटेड एट 20 डिग्री सेल्सियस, दैट्स वाई सॉल्यूशन कैप्ट इन वाटर बाथ टिल द सॉल्यूशन बिकम्स ट्रांसपेरेंट। उसके बाद डीएनए का थ्रेड बनेगा, वो जो आपका डीएनए है वो अलग हो जाएगा। स्टार्ट टू अपीयर आफ्टर दिस स्टेप, वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। अब आप क्या करो, आपको डीएनए ही निकालना था तो वो आपके पास आ चुका है। देन वी मिक्स्ड 800 माइक्रोलीटर वॉल्यूम ऑफ कोल्ड आइसोप्रोपेनॉल, जिसको आप स्पूलिंग बोलते हो। उसको डीएनए को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइसोप्रोपेनॉल ऐड करना पड़ेगा ताकि आपका डीएनए क्या हो जाए, प्रेसिपिटेट हो जाए। स्पूल्ड द डीएनए विद स्टेराइल माइक्रोटिप, एक अच्छी सी माइक्रोटिप लो जो साफ हो, उससे आप उसको निकाल लो। कैप्ट दिस माइक्रोटिप इन एन एपेंड्रोफ टू एयर ड्राई फॉर 30 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली टिल नो स्मेल ऑफ एल्कोहल रिमेन्ड, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद incubated them in oven at 45 degree Celsius. Then took 50 microliter of MQ water in sterile apendroph and dissolved the spooled DNA with MQ water. आप इसमें जो आपने DNA बाहर निकाला ना, उसको आप MQ water से ऐड करवा दीजिए। That is microtip with spooled DNA dissolved in MQ water. आपने टिप के ऊपर डीएनए निकाला हुआ है स्पूलिंग करके, आइसोप्रोपेनॉल डाल करके, अब उस डीएनए को MQ वाटर में ऐड कर दीजिए। Incubate that sterile apendroph in which genomic DNA dissolved with MQ water at 37 degrees Celsius for 10 to 15 minutes. Within 10 to 15 minutes, shake that apendroph for 2 to 3 times. Pellet dissolved in MQ water, and after that a flash spin, highly speed spin for 30 seconds was given. एकदम से स्पिन दोगे आप उसको।
DNA was not pure at that step, अभी भी वो प्योर नहीं है. Supernatant was formed in apentroph. Then took 10 microliter from the supernatant in another sterile apentroph. अब उसमें से निकाल लीजिए 10 माइक्रोलीटर को और दूसरी apentroph में डाल लीजिए. After that we added 1 to 1.2 microliter of bromophenol blue in 10 microliter supernatant with the help of microtip. Mixed the bromophenol with the supernatant by the microtip ताकि आप easily उसको देख सको. Thus microtip left in the apentroph. In last when we loaded the DNA sample, we again used the microtip to the load the DNA sample in agarose gel to subject it for electrophoresis. तो आपको माइक्रोटिप बहुत ध्यान से देखनी है, वो स्टीराइल होनी चाहिए. We loaded all the samples in well of agarose gel in few minutes with the help of these disposable microtips. Samples loaded carefully. After that we attached the electric leads so that the DNA started to migrate toward the anode. वही आप पूरा electrophoresis का जो gel electrophoresis का setup है उसको on कर दीजिए. Now when sample was loaded initially, voltage was 200 volt so that my molecules of DNA comes out of the well, है ना, जो गड्ढे हैं उनमें से बाहर आ सके एटलीस्ट DNA आपका. उसके बाद आप वोल्टेज को कम कर दीजिए. आफ्टर सम टाइम वोल्टेज ड्रॉप्ड टिल 150 वोल्ट सो दैट द एगारोज जेल नॉट मेल्ट, ताकि एगारोज जेल ना पिघले ड्यू टू हाई वोल्टेज. क्लियर? Then we moved the gel or run the gel until the bromophenol blue dye migrated 2/3 distance through the gel. After that we turned off the electric current and removed the gel from the gel tank. In last analyzed the gel when UV light under UV light and observed the band. अब आप बैंड देखोगे. Now प्रिंसिपल और प्रोसीजर के बाद हमारे पास आती है ऑब्जर्वेशन. हमें क्या दिखाई दिया? When we examined the gel under UV light, we saw many orange bands of DNA with rooted structure. आपको ना ऐसा कुछ दिखाई देने लगेगा जब आप उसको बैंड को देखोगे. तो these are the actual bands. यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये rooted structure जीनोमिक DNA की दिखाई दे रही है, थोड़ा ऐसे से दिखाई दे रहा है. अगर आप ये देखोगे तो दीज आर द वेल्स जो कि नेगेटिव साइड पे हैं. ये पूरा जेल सेटअप बनाया गया है, यहाँ पे वेल बनाए गए हैं. ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है. डीएनए आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है. इस सैंपल्स को वेल बोल रहे हैं, इसमें वेल बने हुए हैं इस एगारोज जेल में, और इसमें हमने अपना सैंपल प्लस डाई डाला था. फिर हमने इसको यूवी लाइट में जब देखा तो हमें बैंड्स मिले दो तरीके के. एक हमें वेल दिख रहे हैं, ये आपको आरएनए का स्मीयर दिख रहा है जो दूर है, और रूटेड स्ट्रक्चर ऑफ जीनोमिक डीएनए दिख रही है. ठीक है, रिजल्ट क्या आया है? ये क्या है? इट इज अ जीनोमिक डीएनए as visualized under UV light after gel electrophoresis on 0.8% agarose gel. ये आपको मेंशन करना पड़ेगा. What is the result right now? नियर द वेल्स, यहाँ गड्ढों के पास आपको क्या दिखाई दिया? अ रूटेड स्ट्रक्चर इज अपीयर्स विच इज जीनोमिक डीएनए, जो हमारा जीनोमिक डीएनए एक्चुअल में है. वेल नंबर 6, अगर आप वेल का नंबरिंग कर रहे हो तो वेल नंबर 6 में अगर आप ध्यान से देखोगे ब्राइट डीएनए दिखाई दे रहा है. हैव ब्राइट ऑरेंज बैंड्स अंडर यूवी लाइट बाय विच वी कंक्लूड दैट डीएनए हैव अदर सेल डेब्रिस. यानी ये प्योर नहीं है, इसमें अभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है ना. जो कम ब्राइट होंगे वो प्योर डीएनए रखेंगे. All wells shows a single band and RNA smear. Single band represent the isolated rooted structure of genomic DNA. ये इस तरीके से आपको दिख रहा है, तो दिस इज द रूटेड स्ट्रक्चर ऑफ जीनोमिक डीएनए जो आप अलग करना चाहते थे. उसके अलावा आरएनए स्मीयर इज सीन ड्यू टू एनी मैकेनिकल शेयरिंग इन सेल. आपको कई जगह पे आरएनए स्मीयर भी दिखाई दिया है, यानी डीएनए के साथ साथ आरएनए भी अभी सेल में बचा हुआ था जो आपको दिख गया है. RNA smears appears below DNA band और below bromophenol blue dye. इसके नीचे ही आपको दिखाई देगा. What was the expected result? आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे that after isolation of DNA only rooted structure of genomic DNA should be seen in wells. हमें सिर्फ ये दिखनी चाहिए थे. RNA smear not necessary to seen. ठीक है, it appears only due to any mechanical shearing. ये सिर्फ गलती से हमें दिखाई दिया है. No more bright bands were expected. हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ब्राइट बैंड आए क्योंकि वो सेल डेब्रिस रख रहे हैं. बट एज देयर वाज सम एरर ड्यूरिंग हैंडलिंग द सैंपल, आपने सैंपल को अच्छे से हैंडल नहीं किया, सो सेल डेब्रिस आर ऑल्सो रिमेन्स इन द सैंपल विच लीड टू मोर एब्जॉर्प्शंस एंड अपीयर मोर ब्राइट. इसी वजह से वो मोर ब्राइट दिखाई दे रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कशन जीनोमिक डीएनए बैंड्स जो होते हैं ये विजिबल हैं जस्ट बिलो द वेल. वेल के नीचे दिखाई दिए हैं, नॉट वेरी फार फ्रॉम द वेल, गड्ढे से बहुत दूर नहीं दिखाई दिए हैं. द बैंड्स हैज अ रूटेड स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जीनोमिक डीएनए. जीनोमिक डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से जो हमें जीनोमिक डीएनए दिख रहा है उसकी रूट दिखाई दे रही हैं. द डीएनए इन एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, द मोबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑन द जेल डिपेंड्स ऑन द पोर साइज ऑफ द जेल एंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कॉम्पोनेंट. ये दो ही चीज़ों पर डिपेंड करता है कि डीएनए कितनी दूर जाएगा. एक तो एगारोज जेल का पोर साइज क्या है, और दूसरा जो आप मॉलिक्यूलर जो डीएनए आपने डाला है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है. ठीक है, उसके अलावा 10
लाइटर द मॉलिक्यूल, जो छोटा है मॉलिक्यूल, छोटा डीएनए है, वो क्या करेगा, दूर चला जाएगा, फार्दर ही ट्रेवल्स ऑफ द जेल। एंड ब्रोमोफिनॉल ब्लू डाई एक्ट्स एज अ ट्रैकर डाई, ये सिर्फ ट्रैकिंग का काम कर रही है। एंड हेल्प्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रॉपर टर्मिनेशन टाइम ऑफ द रन, कि जब तक आप रन कर रहे हो तब तक ये पूरा ट्रैक कर सके, आप इसको देख सको नॉर्मली। द डीएनए इज विजिबल एज ऑरेंज बैंड अंडर यूवी लाइट, दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डाई डीएनए कॉम्प्लेक्स विद ईटीबीआर। आपने इथीडियम ब्रोमाइड डाली थी जिसकी वजह से ऑरेंज कलर दिखाई दिया है, और इथीडियम ब्रोमाइड ने क्या किया है, जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है उनके नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वहां पे जाकर के वो एंट्री कर गई है, इंटरकैलेट कर गई है, जिसकी वजह से वो दिखाई दी है एज अ ऑरेंज कलर, which produces orange fluorescent under UV illumination. RNA smear also seen below the rooted structure of DNA. More illuminated or more orange band represent more cell debris in solution. तो आपका जो बैंड है वो कम ब्राइट आना चाहिए तब वो सही है, अगर वो ज़्यादा ब्राइट आ रहा है इसका मतलब आपके डीएनए में कहीं ना कहीं हैंडलिंग में प्रॉब्लम आई है। एप्लीकेशंस क्या है, आपने जीनोमिक डीएनए निकाला बट आप करोगे क्या इसका, तो पहला तो प्रिपरेशन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरीज हम इससे बना सकते हैं, जहाँ पे आप अलग अलग सेल्स का जीनोम रख सकते हो। पीसीआर टेम्पलेट के लिए आप यूज़ कर सकते हो, क्लोनिंग के लिए, जीन डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए, एनालिसिस ऑफ जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्टडी जीन स्ट्रक्चर के लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एनालिसिस ऑफ जीनोम कंपोजिशन, डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मेलिटीज एंड म्यूटेशंस, इन सब के लिए आप यूज़ कर सकते हो जीनोमिक डीएनए के आइसोलेशन को। व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू शुड टेक, ताकि आपका प्रॉपर इजीली क्या बन सके, सैंपल आप कर सको पूरा। पहला, इसमें पैलेट जो आपने बनाई ना, जब आपने सेंट्रीफ्यूज किया सैंपल को, तो वो शुड बी थॉरोली रीसस्पेंडेड इन द जीटीई मिक्स। तो आप जब उसको जीटीई मिक्स में डालो तो वो इजीली रीसस्पेंड हो जानी चाहिए, घुल जानी चाहिए। डीएनए शुड बी एयर ड्राई टिल नो स्मेल ऑफ एल्कोहल रिमेन्स, जब तक एल्कोहल नहीं चला जाता तब तक आपको डीएनए को आइसोप्रोपेनॉल से जो आपने माइक्रोटिप से निकाला है डीएनए, उसको पहले सुखाओगे, अच्छे से एयर ड्राई करोगे। अपोजिट एंड्स शुड बी बैलेंस्ड ऑन द सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी मशीन होती है जिसमें अगर आप सैंपल डाल रहे हो तो पूरा बैलेंस करके डालोगे। 6 एप एंड ड्रॉप इधर डालना, 6 एप एंड ड्रॉप इधर डालना, तभी बैलेंस है। 5 इधर डालना, 5 इधर डालना, तभी बैलेंस है। कभी भी एक साइड 7 और एक साइड 4 या 5 मत करना, वो इम्बैलेंस है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद यूवी लाइट शुड बी अवॉइडेड। अगर आप यूवी इल्यूमिनेटर के अंदर काम कर रहे हो तो प्लीज बी केयरफुल विद दैट, क्योंकि इट कैन लीड टू स्किन कैंसर ऑल्सो। तो यूवी लाइट के साथ काम करते वक्त थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखिएगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से अवॉइड कीजिएगा। जब आपने जेल बनाया था तो उसमें कोई एयर बबल नहीं आना चाहिए, नो एयर बबल ड्यूरिंग पोरिंग ऑफ जेल ऑन टू द मोल्ड। जब आपने मोल्ड में जेल को ऐड किया था, गर्म जेल को, तो उस टाइम पे कोई बबल नहीं बनना चाहिए। पिपेटिंग शुड बी एक्यूरेट। जब आप वेल्स के अंदर अपना सैंपल डाल रहे हो ना, तो आप उसको बहुत केयरफुली ऐड करोगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऐड नहीं करना है। इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपेनॉल शुड बी आइस चिल्ड, वो ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज डीएनए बाहर निकल के नहीं आएगा। द जेल शुड नॉट स्ट्रीक वाइल हैंडलिंग। जब आप जेल के साथ काम कर रहे हो तो जब आप उसको हैंडल करने लगो, उठाने लगो ना, तो टूटना नहीं चाहिए बीच से, अदरवाइज आपको डीएनए बैंड्स दिखाई नहीं देंगे। डीएनए फ्री प्लास्टिक वेयर्स एंड रिएजेंट्स शुड बी यूज्ड। जब आप डीएनए को उठा रहे हो तो आपको हाथ में ग्लव्स वगैरह डालने चाहिए। आफ्टर लाइसिस ऑफ सेल कंपोनेंट दैट इज पैलेट, डू नॉट मिक्स डीएनए विग्रसली। जब आपके पास पैलेट बन गया है तो उसको बहुत स्पीड पे ऐसे मत घुमाना जिसकी वजह से वो टूट सकता है। होल्ड पाइपेट केयरफुली एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री ड्यूरिंग जेल लोडिंग। जब आप जेल के अंदर अपने गड्ढों के अंदर सैंपल डाल रहे हो ना, तो पिपेट को आप 45 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या करोगे, पकड़ोगे, तभी सैंपल ऐड करोगे, वरना वो एक एक्यूरेट, एक्चुअली दिस इज अ एक्यूरेट प्रोसीजर। तो 45 डिग्री के एंगल पे ही आप अपनी टिप को पकड़ना, पिपेट को पकड़ना एक्चुअली, और फिर लोड करना सैंपल। During electrophoresis, after using TBE buffer, gloves should be disposed carefully and hands also washed properly because TBE buffer is a carcinogenic। ये बात याद रखना, इसीलिए हम बोल रहे हैं, इसलिए बोला जाता है कि आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल करो, केयरफुली हैंडल करो। ग्लव्स पहनो, अपने आई कॉन्टैक्ट को फ्री रखो, आई को मत रखो फ्री, मतलब उस पर चश्मे वगैरह लगाओ, ग्लव्स लगाओ, कुछ पहनो ताकि आप प्रोटेक्ट रहो, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, जिन भी बच्चों को नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं। अगर वीडियो क्वालिटी में कोई इशू आया है तो डोंट वरी, नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। इसके आगे के भी अगर आपको चाहिए ये एक्सपेरिमेंट इसी तरीके से, तो मैं आपको वो सारे करवा दूंगी, क्योंकि ये पूरी फाइल इसी चीज़ की बनी हुई है। तो अगर आप चाहते हो तो मैं वो भी आपको अपनी सेपरेट वीडियोस में दिखा सकती हूँ, बना सकती हूँ। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन
Stay happy, stay tuned with me. Thank you.